जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि आपको मालूम है इंटरनेट के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है और बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जो है एक नए सिलेबस को लोड किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। और आपको बता दें कि ये अपडेट जो है 1 अप्रैल को ही आ गया था। शायद जानकारी ना होने की वजह से जो है आप तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाया था। और ऐसे इससे पहले हमने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि सिलेबस जो है थोड़ा सा चेंज होने की संभावना है, क्योंकि ये सिलेबस जो है लगभग 2007 से चल रहा है, ठीक है। और यदि देखा जाए तो 15-16 वर्ष हो गया था इस सिलेबस का, तो उसमें कुछ परिवर्तन होने की जो है संभावना थी। अब देखिए बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपका सिलेबस क्या दिया है, ठीक है। एक बार यदि आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करेंगे, आपको इसके लिए करना क्या है कि जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है आप गूगल पर जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे biharboard.com और जब biharboard.com लिखेंगे तो उसमें जो है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट खुल कर आएगा, जहाँ पर आप इसके जो है जो आपका चेंज हुआ है सिलेबस उसका PDF आपको जो है लगभग 200 से 250 पेज का पूरा PDF है, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। ऐसे PDF हम यहाँ लोड करके रखे हैं, उसी से आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपके जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो अब आपके NCERT बुक के अनुसार क्या होने वाला है, पहले क्या था वो टोटल चीज़ें आपको पता चल जाएगा। पहले क्या था वो तो जानकारी है, लेकिन अब क्या होगा ये आपको जो है इसमें बताया गया है कि अब जो आपको 2024 में पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर हम पहले ही लिख चुके हैं कि ये क्लास 12th का जो मैथमेटिक्स है इसका न्यू सिलेबस 2023 और 24 के लिए है। क्या क्या हुआ बदलाव ये आपको जानकारी मिल जाएगा जब आप सिलेबस देखिएगा। तो दूसरा न्यू NCERT बुक इसलिए हमने लिखा है कि पहले वाला NCERT बुक में कहीं कुछ बदलाव हुआ होगा तो इसका न्यू ही नाम पड़ेगा, नहीं क्योंकि नया हो जाएगा जब सिलेबस चेंज होगा। तो आइए बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि आपका जो NCERT का पैटर्न है, देखिए ये बिल्कुल जो है आपके बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से ये लोड किया गया है, ठीक है। आप भी चाहे तो आसानी से लोड कर सकते हैं जाकर, उसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं, आसानी से लोड किया जा सकता है। तो पहले हम आपको बताते हैं ये जो क्लास 12th का सिलेबस है ये आपके सामने है, यहाँ देख सकते हैं वर्ग 12 विषय गणित। इसमें यूनिट वाइज कुछ दिया है, ठीक है ना। बारी बारी से यदि आप देखेंगे तो इसका देखिए यूनिट फर्स्ट दिया गया है जिसमें आपको रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध और फलन, ये चीज़ जो है आपको पहले वाले सिलेबस में भी है, तो इसमें कोई ज़्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये पहले वाले सिलेबस में भी है। अच्छा हाँ, यूनिट है लेकिन आप इसके अंदर जो पढ़ना है वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है देखिए आपको एक्सरसाइज से पता चलेगा कि बिल्कुल सेम है। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन पहले था, अभी भी रिलेशन एंड फंक्शन है, लेकिन मूल रूप से बदलाव कहाँ पर होता है तो वो बदलाव जो है इसमें होता है, ठीक है। और आपको पूरा का पूरा यह पता नहीं चलेगा, बहुत मतलब बारीकी से इसमें जो है परिवर्तन किया जाता है, तो कुछ चीज़ों को जो है बारीकी से हटा दिया जाता है। जैसे आप इसमें देखेंगे तो रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत आपको जो है सबसे पहले पढ़ना है संबंध के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें आपका आता है यही रिफ्लेक्सिव, इसके बाद आता है आपका सिमेट्रिक, इसके बाद आता है ट्रांजिटिव जो आप पढ़े होंगे, इसके बाद तुल्य संबंध, इसके बाद फलनों का समायोजन जिसको हम लोग फॉग गॉफ हॉफ इसके नाम से जानते हैं, तो ये पढ़ना है। इसके बाद आपको प्रतिलोम फलन पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है द्विचर संक्रिया, ठीक है, बाइनोमियल, हाँ द्विचर संक्रिया, यानी इसमें जो आपको कुल मिलाकर देखना है ये कोई परिवर्तन नहीं है, लगभग ये सेम है। जो चीज़ पहले वाले NCERT में था वही चीज़ बिल्कुल सेम इसमें रखा गया है। आइए देखते हैं कि व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन में कोई परिवर्तन है क्या। इसको कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें क्या है कि इसका प्रारंभिक अवधारणा एवं गुण जो बिल्कुल पहले से है। दूसरी चीज़ इसमें एक नया जोड़ा है इसकी परिभाषा, ठीक है ना। इसकी परिभाषा जो है पहले नहीं दिया गया था आपके सिलेबस में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा क्या है ये नहीं दिया गया था। अब का जो न्यू सिलेबस है इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा को जोड़ा है, ठीक है। हालांकि परिभाषा जोड़ने से कोई बड़ी चीज़ है नहीं, यदि आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसके डिफिनीशन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, साइन इन्वर्स क्या है, कॉस इन्वर्स क्या है, टेन इन्वर्स क्या है, कॉट इन्वर्स क्या है, तो जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते हैं तो ये चीज़ें आप निश्चित रूप से पढ़ते हैं उसमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग से लिख दिया गया। इसके बाद परिसर और प्रांत जो कि आपका पहले से भी है, रेंज और डोमेन ये पहले से है, हाँ व्यापक रूप और मुख्य मान ये आपका पहले से है। इसके बाद व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन का आरेख, यहाँ पर देखिएगा कि व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन का जो आरेख है, ठीक है, ये व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन का आरेख आपको जो है एक नया जोड़ा है जिसमें आपको आरेख से भी सवाल पूछा जा सकता है,
ठीक है। कहीं कहीं पर सिलेबस को कम किया गया है तो कहीं कहीं पर सिलेबस को जो है बढ़ा दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद बाकी बात सब कुछ बिल्कुल सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे, उच्च माध्यमिक 11-12 पाठ्यक्रम 2007 और 9, यानी अकॉर्डिंग टू 2007 और 9, 2007 और 9 में जो सिलेबस का परिवर्तन हुआ था 2007 और 9 के सेशन में, उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये सिलेबस आपके सामने लेकर आया गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला ही चैप्टर अभी बात कर रहे थे हम, हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन की ही बात कर रहे थे, तो उसमें ये यूनिट फर्स्ट आपका है। अच्छा, यदि बात करें हम यूनिट सेकंड की, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आपको, हो सके तो चश्मा लगा लीजिएगा तो शायद बेहतर दिखेगा। हाँ, ऐसे थोड़ा सा कम दिख रहा होगा तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब क्या कर सकते हैं हम, जो है वही तो दिखाएंगे आपको, नहीं थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करें क्या। ओ हो, करवट मांझ रहा है इधर, हो जाओ, नखरा नहीं दिखाओ ज़्यादा। चलिए, इतना शायद दिख रहा होगा, हाँ चलिए दिख रहा है। आइए, यदि हम बात करें इसके यूनिट सेकंड की, दूसरे यूनिट की यदि बात करें जो आपको यहाँ दिख रहा है, तो दूसरे यूनिट में आपको पढ़ना है बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, ठीक है, बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में आपको क्या क्या पढ़ना है बीजगणित में, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं बीजगणित यानी कि मैट्रिक्स। यहाँ देखिए मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है अवयव की अवधारणा, जो बिल्कुल पहले वाला है। इसके बाद संकेत, ठीक है, कोटि, ठीक है, समानता, ठीक है, उसके प्रकार, ठीक है, जैसे शून्य अवयव हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज, ये भी बिल्कुल ठीक है। सममित और विषम सम्मित, यहाँ देखिए विषम सम्मित को ना एक नया नाम से संबोधित किया है जिसको कहा गया है कुटिल सम्मित, कुटिल समसम्मित। जैसे हम लोग पढ़ते थे विषम सम्मित, लेकिन यहाँ पर जो है इसको एक नया नाम दिया गया है कुटिल। नहीं लगता है मंथरा वाला कहानी कुछ ऐसा, कुटिल कुबड़ी ऐसा नहीं, थोड़ा अलग टाइप से लग रहा है, ठीक है, जो भी है। हाँ, इसके बाद ये इसका इसी का इंग्लिश नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप भली बात ही जान रहे होंगे। इसके बाद इसमें जो है अवयव का योगफल, बिल्कुल सही है, गुना, ठीक है, अदिश गुणन का क्रम। इसके बाद ये क्या है आपका, विनिमय नियम का पालन नहीं करना, हाँ कथी लिख ले हो, अच्छा वही लिखा हुआ है। इसके बाद अवयव के गुणन का, इसके बाद शून्य विभाजक, हाँ ये चीज़ थोड़ा सा नया है, शून्य विभाजक की अवधारणा, ठीक है। प्रारंभिक रो तथा कॉलम, ये बिल्कुल पहले वाला है। संक्रिया की अवधारणा, इसके बाद अवयव का सहखंड, ये बिल्कुल पहले वाला है। और इसके बाद जो है इसमें प्रतिलोम, ये भी बिल्कुल पहले वाला है। तो इसमें मात्र एक पॉइंट जोड़ा है, ये बड़ी चीज़ है नहीं। और जब आप पढ़ रहे होते हैं तो जो चीज़ यहाँ पर जोड़ा गया है ना, ये बिल्कुल माइनर चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं जोड़ा है, बहुत आसान चीज़ इसमें जोड़ा है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए देखिए, इसी यूनिट 2 में जो है आपका एक और चीज़ आपको पढ़ना है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक। अब इसमें देखिए क्या है, ये है आपका वर्ग अवयव का ऋणात्मक, क्या है, वर्ग अवयव का सारणिक 3 गुने 3 कोटि तक, माने ये जो डिटर्मिनेंट है इसको लिमिट कर दिया है 3 गुने 3 कोटि तक। और ऐसे भी आप क्लास 12th में जब पढ़ रहे होते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान ज़्यादा से ज़्यादा 3 गुने 3 कोटि तक ही आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है आपके सिलेबस में, 2 गुने 2 कोटि और 3 गुने 3 कोटि। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है, उससे कोई बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है ना। इसके बाद सारणिक के गुण, बिल्कुल सही है, जो गुणधर्म के रूप में आप पढ़ते हैं। इसके बाद उपसारणिक, ठीक है, सहखंड, ठीक है, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने की सारणिक का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद 1 2 का 3 4 युक्त रेखा है, 1,2 का 3 4 मुक्त रेखाएं। ओसो ये है आपका 1 2 या 3 चर मुक्त रेखाएं। अच्छा, एक मिनट, इसका जो हम लोग आरेख बनाते हैं वो शायद यहाँ पर दिया गया है, हाँ ठीक है। इसके बाद समीकरण निकाय की विरोधी अविरोधी, ये भी पहले वाला है। इसके संभावित तल की संख्या, ये भी पहले वाला है, तो ये कुछ नया नहीं जोड़ा है। इसके बाद देखिए कैलकुलस। अच्छा, यदि बदलाव किया होगा ना, तो कैलकुलस में यदि बदलाव कर देने से ना थोड़ा सा लगता है कि बदलाव हुआ है, क्योंकि मस्ट पूरे क्लास 12th का यदि देखा जाए तो सबसे मेन जो आपका एक्सरसाइज है कैलकुलस है, जिसको कलन कहते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा कलन, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 50 से 60 अंक का सवाल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। ऐसे नॉर्मली 44 अंक कहता है, 60 अंक का सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को जोड़कर 60 अंक का पूछा जाता है। अच्छा, इसमें देखा जाए एक बार, किसी बिंदु पर कलन का अवकलन। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हमको ये है कि इसका कंटिन्यूटी देना चाहिए था, शायद कंटिन्यूटी के बारे में नहीं लिख रहा है इसमें। कंटिन्यूटी यानी संतता,
संतता का कोई चर्चा इसमें है क्या कहीं पर? एक बार देख लेते हैं, कहीं पर भी संतता की चर्चा है क्या? कहीं पर भी संतता की चर्चा है क्या? नहीं है, कंटिन्यूटी की चर्चा नहीं है। शायद कंटिन्यूटी को थोड़ा सा स्किप कर दिया है, हमें जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी बिंदु पर कलन का अवकलन, यानी किसी पॉइंट पर बात कर रहा है, किसी मान पर जो है आपको डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है। दूसरा यहाँ पर संयोजन फलन, मतलब दो अलग अलग फलन का डिफरेंशिएशन, इसका फिर इसके बाद संयोजन फलन का अवकलन चैन रूल से, और उसके बाद अस्पष्ट फलन प्रतिलोम है, वृत्तीय फलन है, लघुगणकीय है, चरघातांकीय है, लघुगणकीय अवकलन है, माने ये सब तो है। यहाँ पर तीन प्रयत्न रूप से 3 कोटि के अवकलन, इससे पहले हम लोग 2 कोटि तक पढ़े थे, इसमें 3 कोटि तो जोड़ा है। वाह, थोड़ा सा शायद बढ़ाया है। पहले आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही देखना था, इसमें जो है आपको 3 कोटि तक दे दिया है, देख सकते हैं आप। इसके बाद रोले का प्रमेय पहले वाला है, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय ये भी पहले वाला है, ज्यामिति व्याख्या ये सब पहले वाला है। इसके बाद इसके अनुप्रयोग को देख सकते हैं, दर के मापन ये ठीक है, dy/dx की ज्यामिति व्याख्या ठीक है, वर्धमान ह्रासमान ठीक है, स्पर्श रेखा विलंब ठीक है, इसका सन्निकट मान ठीक है, उच्चिष्ट निम्निष्ट मान ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, इसमें बिल्कुल सही है। इसके बाद अनिश्चित फलन में यदि आप अनिश्चित समाकलन को यदि आप देखते हैं तो इसमें समाकलन है, इसके बाद अवकल की विपरीत प्रक्रिया ठीक है, प्रतिस्थापन विधि है, खंडस विधि है, आंशिक भिन्न है, इसके बाद समाकलन ये ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। चलिए यहाँ तक ठीक है। 1 मिनट, ये लास्ट हो जाएगा। इसके बाद एक बार देख लीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को जो है बदलाव किया गया है, तो हमको लगता है कि बहुत माइनर बदलाव है, बहुत बड़ी बदलाव नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ को तो लोग ऐसे ही जो है सिलेबस में कंप्लीट कर लेते हैं, जो चीज़ में जोड़ा है, ठीक है ना। या जो चीज़ को इसमें से हटाया तो अभी तो कुछ नहीं है। सदिश, यदि आप वेक्टर को देखते हैं, एक मिनट, यहाँ से यदि देखेंगे तो निश्चित समाकलन के बारे में है, डिफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन, योगफल, सीमा ठीक है, इसके सरल गुण ठीक है, कलन का मौलिक, इसके बाद सिद्धांत, इसके बाद निश्चित समाकलन के गुण ठीक है। यहाँ पर समाकलन के अनुप्रयोग में मानक सरल वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये भी बिल्कुल सही है, पहले वाला है। सरल रेखा, वृत्त, चाप, परवलय, दीर्घवृत्त, हाँ ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है अवकल समीकरण, कोटि घात की परिभाषा, अवकल समीकरण की रचना जिनका व्यापक रूप दिया गया हो, ठीक है, समीकरण का व्यापक रूप एवं खास हल, अवकल समीकरण का चर पृथक्करण विधि से हल, समघात अवकल समीकरण, ये पहले वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सदिश में देखेंगे तो सदिश एवं अदिश, मापांक एवं सदिशों की दिशा, दिशा की कोज्या, सदिशों का अनुपात, सदिशों का प्रकार, सदिश, शून्य सदिश, स्थिति सदिश, इकाई सदिश, रैखिक सदिश, समांतर सदिश, किसी बिंदु का स्थिति सदिश, ऋणात्मक सदिश, स्थानीय एवं स्वतंत्र सदिश, सदिशों का संघटक, 2 सदिशों का योग, सदिशों का अदिश गुणनफल, 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, अदिश एवं सदिश का गुणनफल, ये जो है बिल्कुल पहले वाला है, सदिश में कोई परिवर्तन नहीं है। 3D में देख लीजिएगा, 3D समूह के नियामन कक्ष एवं निर्देशांक समष्टि के बिंदुओं का नियामक, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, खंडक सूत्र, द्विकोज्या, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का द्विकोज्या और उसका कोण, 2 रेखाओं के बीच का कोण, 2 समतल के बीच का कोण, 1 रेखा एवं तल के बीच का कोण, सरल रेखा से किसी बिंदु की दूरी, 3 बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त। इसके बाद है आपका, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब बिल्कुल पहले जैसा, ये सब, इसमें कोई बदलाव नहीं है। रैखिक असमीका एवं रैखिक प्रोग्रामिंग, ये तो आपका ग्राफ वाला है। इसके बाद प्रायिकता है। आप यदि मोटा मोटी देखेंगे तो इसमें हमको थोड़ा सा जो है कहीं कहीं पर छोटी छोटी चीज़ों को जो है थोड़ा सा जोड़ा है, या कहीं कहीं से कुछ को स्किप किया है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप सिलेबस को देखेंगे तो हमको लगता है कि पहले जैसा ही है, ठीक ना, बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। और यदि मान लीजिए कि एक प्रश्न आपके मन में और है कि जब बोर्ड एग्जाम आपका हो ही रहा है 2023 और 24 के लिए, तो क्या जो ये ऑब्जेक्टिव वाला कंडीशन है, जो पहले ऑब्जेक्टिव आपसे 100 पूछा जाता था, ठीक है ना, और आपको 50 बनाना था, ये कंडीशन क्या होने वाला है, अब क्या 60 पूछेगा, क्या 60 में से आपको 50 बनाना होगा, ठीक है। तो आपको एक बात हम बता दें कि जब तक आधिकारिक कोई भी मतलब जानकारी नहीं आ जाती है, मतलब बिहार बोर्ड की तरफ से, जैसे बिहार बोर्ड की तरफ से अभी नोटिफिकेशन आया सिलेबस के लेकर, तो उसको हम जानकारी आपको दे दिए। उसी प्रकार से यदि बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर या ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यदि ऐसी कोई जानकारी आ जाती है,
सिलेबस को इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर, एग्जाम पैटर्न में बदलाव को लेकर, तो वो जानकारी आपको निश्चित रूप से जो है दी जाएगी। अभी ऐसा कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आपको जो पहले से तैयारी आप कर रहे हैं जिस पैटर्न से, आपको उसी पैटर्न से तैयारी करना है, ठीक है। बाद बाकी आप सिलेबस को देख चुके हैं अच्छा से, बस आपको इसी सिलेबस के अनुसार 2023 और 24 के लिए तैयारी करनी है, ठीक है। बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, छोटी छोटी बदलाव है, और ये चीज़ें जो है आप आसानी से समझ सकते थे। मालूम है कैसे? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाकर देखेंगे तो आपको ये बदलाव जो है पहले से दिख रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा बदलाव नहीं है, ठीक है। बाद बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।